वर्ण माला अब संस्कृत वर्णमाला के क्रम में आपके हिंदी वर्णमाला से विपरीत है। हिंदी वर्णमाला से क्या है? विपरीत है। आपके हिंदी वर्णमाला में स्वर आते हैं, उसके बाद किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आता है, जबकि आपके संस्कृत में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आता है। उसको हम दर्शा दे रहे हैं जिससे आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएं। तो इसमें क्या होगा, आपका संस्कृत वर्णमाला के क्रम में सबसे पहले क्या आता है? स्वर आता है। अब उस स्वर में आपके कौन कौन से स्वर आएंगे? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से लिखे थे कल ना? सूत्र को लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, याद है लगभग सबको। तो उसमें क्या होगा आपका? आ, ई, उ, री, ए, ओ, आए। ये क्या हो गए? आपके स्वर हो गए। अब स्वर के बाद फिर क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन आता है। आयुड़, रिलिक, एओं, एओच, हैवरट। तो एओच तक हो गया। अब हैवरट में क्या आ जाएगा आपका? अंतस्थ। अंतस्थ में आपके आ जाएंगे कौन कौन से वर्ण? है तो या, वा, रा, ना। आपके संस्कृत वर्णमाला में ये क्रम है और हिंदी वर्णमाला में हाँ, उसमें जो आपका होगा या, रा, ला, वा। इसको विशेष ध्यान रखिएगा। कभी एक क्रम पूछ सकता है, पूछेगा यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, इसको भी रख देगा, इसको भी रख देगा और घुमा करके रख देगा। और ज़रा से अगर वहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया तो वो गलत होना है, निश्चित है। क्योंकि आपको ध्यान जब आएगा तो हमेशा किसका आएगा? यारा लावा की। यावार ला कहा, यावार आला था कि यारा लावा था। अब उसमें कन्फ्यूजन होगा। वहाँ तो प्रमाण आपके लिए कोई नहीं, कुछ साक्ष्य तो है नहीं, आप देख सकते हैं। आपके पास साक्ष्य कब प्राप्त होगा? जब आप परीक्षा हाल से निकलेंगे, तो उसके बाद आप देख सकते हैं सच कैसे कैसे भी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हिंदी से थोड़ा क्या है, ये भिन्न है। पूरी वर्णमाला भिन्न है तो वो भी शब्द भी भिन्न है। अब उसके बाद जो है अंतस्थ वर्णों के बाद क्या आएगा? किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण। हैवरट के बाद क्या आता है? इमं गणनम। क्या आता है? ये सूत्र लिख दें जिससे और समझ में बातें आ जाए लोगों को। अयुण, रिलिक, एवं, ए औच। है वरट, लेन, इमं गणनम। जब है घरदस, जब गर्दस, खप छठत चत्तो, कपय, सस्सर, ये हैं। तो स्वर में कौन कौन से वर्ण आ गए? एवच तक। अंतस्थ में क्या आ गया आपका? हैवरट और लड़ का सूत्र। अब उसके बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण। संस्कृत वर्णमाला के क्रम में क्या है? किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण। किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण ये किस प्रत्याहार में आएगा? यम प्रत्याहार, क्योंकि प्रत्याहार भी पूछेगा। प्रत्याहार उसी के सामने हम लिख दे रहे हैं। ये किस में आया आपका स्वर? सभी स्वर जो आपके आए हुए हैं ये अच में आए हुए हैं। किस में आए हुए हैं? अच में आए हुए हैं।
और सब अंतस्थ किस में आए हुए हैं, ये यण में। और उसके बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण जो आएगा यम प्रत्याहार में आएगा, वो आपका हो जाएगा या, म, गा, ड़ा, न। 5 वर्ण हैं। फिर उसके बाद यहाँ तक हो गया। अब झब है घरदस, ये किसके वर्ण हैं, किसी भी वर्ग का चतुर्थ वर्ण। 2 सूत्रों में आएगा, किसी भी वर्ग का चतुर्थ वर्ण। कौन कौन सा है वो, किस प्रत्याहार में आएगा, झस। पूछेगा किस प्रत्याहार के अंतर्गत, झस प्रत्याहार के अंतर्गत। तो आपका हो जाएगा झा, भा, घा, ढा, ध। फिर उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, कौन सा वर्ण, तीसरा वर्ण। किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण जो होगा आपका क्या होगा, जस। क्या होगा, जस। अब जस में क्या आ जाएगा आपका, जा, बा, गा, डा, द। जा, बा, गा, डा, द। किसी भी वर्ग का क्या है, ये तीसरा वर्ण है। ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण। और इसका प्रयोग आपको संधियों में भी देखने को मिलेगा अधिकतर, है ना। फिर उसके बाद अगला है किसी भी वर्ग का जो आपका दूसरा वर्ण है, एक सूत्र में आ नहीं सकता है क्योंकि बीच में कहीं पर हलंत नहीं लगा है, इसलिए किसी भी वर्ग का दूसरा और प्रथम वर्ण किस में आएगा, किसी भी वर्ग का दूसरा और प्रथम वर्ण कौन सा हो जाएगा, खय प्रत्याहार में। अब खय में क्या आ जाएगा आपका, खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, का और पा। इन वर्णों की संख्या कितनी है, 10, क्योंकि 2 वर्गों के वर्ण आ गए खय प्रत्याहार में। लेकिन प्रथम वर्ग को अलग किया जा सकता है। यदि पूछेगा किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण किस प्रत्याहार में आता है, तो किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण जो आएगा आपके चय प्रत्याहार में आएगा। अब चय में आपका कौन कौन सा वर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं प्रत्याहार का तो प्रथम वर्ण रहेगा, तो चा हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, टा हो गया, ता हो गया, का हो गया, पा हो गया। कभी भी यदि प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण को पूछेगा तो क्रम को ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसी में फेरबदल करके आपके सामने प्रश्न पूछ सकता है। भाई पूछा का चय प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है, सूत्र नहीं याद है तो आप क्रम नहीं सही कर पाओगे, है ना। तो चा आता है, फिर टा आता है, फिर ता आता है, फिर का आता है, फिर पा आता है। तो ये कहाँ तक हो गया, यहाँ तक। फिर उसके बाद जो है ऊष्म व्यंजन, उसके बाद क्या आएंगे, ऊष्म व्यंजन। बोलिए। हाँ, ये बातें समझ में नहीं आई। आपको ये बताया गया था कि प्रत्याहार बनाने के नियम, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, किसी भी, 1 मिनट, आपको बताया गया था आदिर अंत्यन सहायता सूत्र बताया गया था। तो ये आपके जो सूत्र हैं, किसी भी सूत्र का प्रथम वर्ण और जिसमें हलंत लगा है दूसरा वर्ण, दोनों वर्णों के नाम को प्रत्याहार कहा जाता है। प्रत्याहार हम कब बना पाएंगे, जिसमें हलंत नहीं लगा है एक वर्ण लेंगे, जिसमें हलंत लगा है दूसरा वर्ण लेंगे। तो एक वर्ग में हम जानते हैं कितने वर्ण आते हैं, 5। एक वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। तो इसमें कितने वर्ण, सबसे बड़ा सूत्र आपको क्या बताया गया था, खप छठट चट्टो। यदि मान लीजिए यहाँ पे हलंत लगा होता, हलंत कहाँ पर लगा होता, यहाँ पर लगा होता, तो हम खत प्रत्याहार बना देते।
और एक वर्ग के वर्ण क्या हो जाते, अलग हो जाते। लेकिन यहाँ हलंत ना लगने के कारण यदि यहाँ पर लगा देते हैं तो दोनों वर्गों के वर्ण नहीं आ पाएंगे, दोनों वर्गों के, क्योंकि 2 वर्गों में 10 वर्ण हो जाएंगे। इसलिए हमको यहाँ पर बनाना पड़ा प्रत्याहार, और जब खा से ले करके या तक बना दिए तो इसमें 2 वर्गों के वर्ण आ गए। तो यदि आपसे पूछेगा, कहने का मतलब ये है, पूछ सकता है कि किस वर्ग के वर्णों को प्रत्याहार में नहीं रखा जा सकता है ना। तो कहने का मतलब ये दूसरे वर्ग का वर्ण जो है एक प्रत्याहार में नहीं आएगा, है ना। ये पहला और दूसरा, इसको डिवाइड बांटा नहीं जा सकता। प्रथम वर्ग के वर्ण को बांटा जा सकता है, लेकिन दूसरे वर्ण को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमेशा क्या रहेगा, प्रथम वर्ण के साथ रहेगा। प्रथम वर्ग के वर्ण के क्या रहेगा, वो साथ रहेगा। तो अब अंत में क्या आ जाएगा आपका, ऊष्म वर्ण। क्या आ जाएगा, ऊष्म वर्ण आ जाएगा। और ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, वो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत, सल में क्या आ जाएगा आपका, सा हा, ये आपके हो गए। और जबकि आप हिंदी वर्णमाला में क्या देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में पहले क्या आता है, स्वर, फिर उसके बाद क्या आता है, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, फिर दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा, तब पंचम आता है। इसमें पहले पांचवा आएगा, फिर चतुर्थ आएगा, माने पहले स्वर आएगा, फिर उसके बाद अंतस्थ आएगा। ये बात को ध्यान रखें। इसका क्रम कभी पूछ सकता है, अभी पूछा नहीं है तो बड़ा क्वेश्चन भी बन जाएगा, और पूछ लेगा तो यहाँ से, या मान लीजिए छोटे तौर पर पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, ऐसे भी करके पूछ सकता है। अभी ये भी ज़्यादा प्रश्न नहीं बनाया है, लेकिन हमेशा प्रत्याहार से तो एक प्रश्न रहेगा, प्रत्याहार से एक प्रश्न मैंने देखा कि हमेशा रहा, चाहे वो मेन परीक्षा रही हो या टेट में, तो हमेशा रहता है। सुपर टेट में हो सकता ना भी बनाए, लेकिन टेट में तो हमेशा रहा। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण यम प्रत्याहार, चतुर्थ वर्ण और तीसरा वर्ण, चतुर्थ वर्ण, ये दूसरा और प्रथम वर्ण है प्रत्याहार, प्रथम वर्ण चय प्रत्याहार, उस व्यंजन सल प्रत्याहार के अंदर है। इस प्रकार से आपकी संस्कृत वर्णमाला है। तो प्रत्याहार से लगभग आपके प्रश्न हो गए। अब इसमें से और क्या पूछ सकता है, ये भी कल मैंने आपको बता दिया था कि सूत्रों के क्रम भी पूछ सकता है कि चौथा सूत्र कौन सा है, पांचवा कौन सा है या 10वां कौन सा है। तो सूत्र को याद करना आपको बहुत ज़रूरी है, और याद भी कर लीजिए, कुछ विशेष चीज़ें नहीं है। सबसे बड़ा सूत्र की यदि बात करेगा तो सबसे बड़ा सूत्र कौन सा है, तो खप चढ़ चढ़तो है। और किस सूत्र को प्रत्याहार की संज्ञा दी जाती है, हल सूत्र है ना। ये भी बता दिया गया था, ये भी प्रश्न नया है और कहीं किताबों में ज़्यादा लिखा भी नहीं गया। कभी पूछ लेगा तो वहाँ शोध करने थोड़े गए, वहाँ तो आपको टिक करना है ना। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो है वृद्ध संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, कल तो बताया गया था। वृद्ध संज्ञक एच के अंतर्गत आएगा, और गुण संज्ञक एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा, है ना। संपूर्ण वर्णमाला हल के अंतर्गत आएगी, है ना। और संपूर्ण व्यंजन हल, और संपूर्ण स्वर अच। बस इतना है, बाकी प्रत्याहार बनाना जान है। कोई भी प्रश्न पूछेगा एक तरीके से, और प्रश्न बनाते हैं लोग, अभी बनाए नहीं, बना सकते हैं। ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे। ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा चर, क्या आ जाएगा, चर दे देगा। फिर उसके बाद दे देगा खर। फिर तीसरा प्रश्न बना देगा सल, और चौथा विकल्प बना देगा चय। ऐसे बना दिया। पूछा किस प्रत्याहार के अंतर्गत सबसे अधिक वर्ण आएंगे, किसमें सबसे अधिक, जी ऐसे करके दे सकता है। पूछने के तरीके उसके हैं। तो किसके अंतर्गत आएंगे, खर प्रत्याहार के अंदर, क्योंकि खर प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक जुड़ा। अब ये खर प्रत्याहार खा से ले करके जुड़ा हुआ है यहाँ तक,
और इसमें वर्ण आ जाएंगे, यहाँ तक 10 आते हैं तो 10, 11, 12, 13 वर्ण हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे इसमें? खर प्रत्याहार में 13 हो गए। और चर प्रत्याहार में कितने आएंगे? ये यहाँ से जुड़ा हुआ तो इसमें से 5 वर्ण कट जाएंगे, 13 में से 5 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 8 ही होंगे भाई, 5 ये हो जाएंगे, 5 3 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद सल प्रत्याहार में तो 4 ही आते हैं, अभी भी इसको देखा आपने। और चय प्रत्याहार में भी 5 आएंगे, तो सबसे अधिक किसमें हुए? तो इस तरह से भी प्रश्न बना सकता है, अभी बनाया नहीं है, बनाने की संभावना है। जब सारे प्रश्न बन जाएंगे तो कहीं कहीं उसका दिमाग भटकेगा, ये प्रश्न नहीं पूछा गया, तरीके उनके बदल देते हैं। भाई उनको पूछना तो टॉपिक जो रखे हैं वहीं से पूछना, केवल प्रश्न पूछने के तरीके क्या होंगे? अलग होंगे, है ना, उसी में से पूछना है, कम ज़्यादा ऐसे करके भी पूछ सकते हैं। तो ये हो गया आपके संस्कृत वर्णमाला का क्रम हो गया, प्रत्याहार बनाने के नियम भी बता दिए गए और प्रत्याहार विधायक सूत्र भी बता दिया गया। प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है? आदिर अंतेन सहायता है ना। और एक बात और पूछेगा आपसे, 14 माहेश्वर सूत्रों में कितने वर्णों की इत संज्ञा होती? ऑप्शन दे देगा 14 या 15। देखिए होते तो 14 ही थे, इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी थी? 14, लेकिन कहे कितने जाते हैं? 15। क्यों? क्योंकि बाद में संशोधन हुआ। बाद में क्या हुआ? संशोधन हुआ, उसमें जो है लकार के आकार की संज्ञा होने के कारण, ये ला में जो आ है उसकी संज्ञा होने के कारण जो है 15 वर्ण कहे जाते हैं। इस संज्ञक वर्ण तो होते थे कितने? 14, लेकिन कहे कितने जाते इस समय? 15, क्योंकि लकार के आकार की भी इन्होंने संज्ञा करके उरण रपरा सूत्र के द्वारा सिद्ध कर दिया। ये ला वाला इसलिए इन्होंने सिद्ध किया, वहाँ पर जो है एक प्रत्याहार इनका जो नहीं बन रहा था, एक प्रत्याहार की सिद्धि के लिए लकार के आकार की इन्होंने संज्ञा कर दी। ला में जो आ है उसकी भी इन्होंने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। वहाँ पर देखिए आप विजयी भव पढ़ते होंगे, उसमें लिखा गया है, सीधे सीधे उन्होंने लिख दिया है ना। वहाँ पढ़ेंगे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। व्याख्या बहुत लंबी नहीं है, उसकी साधारण परिभाषा है कि 14 माहेश्वर सूत्रों में इस संज्ञक वर्णों की संख्या तो 14 थी, लेकिन कहे जाते कितने हैं? 15। उसमें लकार के आकार की संज्ञा करके उन्होंने सिद्ध कर दिया। ये चीज़ें हैं। तो ये तो विवादित प्रश्न बन सकता है अगर कभी पूछा भी तो। अगर सही रूप से नहीं माना तो बच्चे तो लगाएंगे 14, क्योंकि आप ये जानते हैं किसी भी सूत्र का अंतिम वर्ण जो होता है क्या होता है? इत संज्ञक होता। क्या होता है? जिसका तस्लोपा के द्वारा लोप कर दिया जाता है। और 14 सूत्र हैं तो 14 इस संज्ञक वर्ण होंगे। 14 क्या होंगे? इस संज्ञक वर्ण होंगे, उनको तस्लोपा के द्वारा लोप कर दिया जाएगा। ये बात आप जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि डमरू जब बजा था तो ऐसे सूत्र तो निकल नहीं आए थे। ऐन निकला, रिलिक निकला, एओंग ऐसे करके थोड़े निकला था। अरे उसमें कहीं आयु निकला, कहीं रिली निकला, कहीं एओ निकला। तो महर्षि पाणिनि ने अपने आप से एक वर्ण जोड़े जिससे ये पढ़ा जा सके, लिखा जा सके और बोला जा सके। तो एक वर्ण जोड़ करके उसको इन्होंने क्या कर दी? संज्ञा कर दी और तस्लोपा के द्वारा उसका लोप कर दिया। उनकी गणना प्रत्याहार बनाने में की जाती है, लेकिन उनको गिना नहीं जाता। जब आप प्रत्याहार बनाते हैं तो इसमें वर्ण तो इसको भी लेते ना, आ लिए और भाई आ लिए, उसके बाद अड़ा भी लिए, लेकिन क्या अड़ा की गणना आप करते हैं? केवल गणना किसकी करते हैं? आ की करते हैं, जो डमरू से निकला था, जो अपने आप से इन्होंने जोड़ दिया था, उसकी गणना आप नहीं करते। कहाँ करते हैं? नहीं करते ना। ये उसकी भी गणना करते तो वर्णमाला में हमारी ज़्यादा वर्ण हो जाते, हमारी संस्कृत वर्णमाला में वर्ण क्या हो जाते? ज़्यादा हो जाते। तो आपसे यदि ये पूछा जाए कि संस्कृत वर्णमाला में वर्ण की संख्या है तो बताइए कितनी होगी? संस्कृत वर्णमाला में वर्ण की संख्या कितनी? भाई आपको 9 स्वर मिले हैं। कितने स्वर मिले हैं? 9 स्वर मिले हैं। और व्यंजन कितने प्राप्त हुए हैं? एक वर्ण 2 बार आया है तो 33 मिले। 33 9 कितना हुआ? 33 9 43 42 होगा। 33 और 9 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो 42 वर्ण ये मिलते हैं। और आपके पेपर में एक बार प्रश्न आया था, संस्कृत वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी है? जी
4 है। कितनी है? वो कौन कौन सा होता है? अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है, जिह्वा मूल्य होता है, उपधमानीय होता है। जिह्वा मूल्य और उपधमानीय का चिन्ह भी बताया गया जिसका अर्ध विसर्ग का उच्चारण होता है। जैसे आपका का है तो क्या करते हैं, ऐसे और ऐसे, ये चिन्ह जो लगा रहता है ये क्या होता है? आधा विसर्ग का क्या करता है? उच्चारण करता है। तो जिह्वा मूल्य उपधमानीय 4 ये होते हैं। तो 42 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 46। यदि कभी मान लीजिए आपके टीटी जैसी परीक्षाओं में पूछे कि संस्कृत वर्णमाला में वर्ण की संख्या कितनी होती है, अगर ऑप्शन 46 दिया रहेगा तो गोला आप उस पर करना। गोला किस पर करना है आपको? 46 पर कर देना है, तो जीत आपकी होगी। कहीं विवाद बनेगा तो भी, अगर विवाद में प्रश्न मान लीजिए चला गया तो भी हो जाएगी जीत, क्योंकि 4 अयोगवाह इन्होंने माना है। और 42 में जब 4 जोड़ देंगे तो आपका पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि हमारे सूत्रों में अयोगवाह वर्णों की भी चर्चा नहीं है। ये तो अलग से इन्होंने जोड़ा है ना। हमारे सूत्रों में अयोगवाह वर्णों की चर्चा नहीं है। और ना हमारी संस्कृत वर्णमाला में आपसे पूछेगा कि संस्कृत वर्णमाला में किस व्यंजन का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन आपके सामने दे देगा, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कि स्पर्श व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की चर्चा नहीं की गई हमारी संस्कृत वर्णमाला में, संयुक्त व्यंजन की चर्चा नहीं की गई। अंतस्थ तो आए और स्पर्श व्यंजन भी आएंगे जो वर्गों में विद्यमान है। किसमें विद्यमान है? कितने वर्ग में? 5 वर्ग में, जिनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, जिनकी संख्या 25 हुआ करती है, उन्हीं स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन की संज्ञा भी दी जाती है। तो हमारे अंतस्थ व्यंजन भी हो गए, स्पर्श व्यंजन भी हो गए और ऊष्म व्यंजन भी हो गए, और संयुक्त व्यंजन की चर्चा नहीं की गई है। तो ये भी प्रश्न बना सकता है साधारण तौर पर, कोई ज़रूरी नहीं है ये ना पूछे, ऐसे भी पूछ लेगा। लोगों को भ्रम होगा, सूत्र याद नहीं है, प्रत्याहार बनाना नहीं जाना है, तो वो भी गलत कर दी। जैसे पहली बार जब पूछा गया था अयोगवाह की संख्या कितनी है, तो बहुत कम लोगों ने सही कर पाया, उसमें 2 ही लगा दिए लोग, क्योंकि हिंदी में 2 ही होते हैं, अंक और आहा, जिसको अनुस्वार विसर्ग की संज्ञा दी जाती है, वही जिनको याद था वही लगा दिए। लेकिन संस्कृत में 4 हुआ करते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं? 4 हुआ करते हैं, जिह्वा मूल्य उपधमानीय, अनुस्वार और विसर्ग। और जिसका प्रयोग किसके बाद किया जाता है? अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग किसके बाद किया जाता है? आपके पेपर में पूछेगा, स्वर के बाद, व्यंजन के बाद कि दोनों के बाद? इनमें से कोई नहीं। तो किसके बाद? स्वर के बाद किया जाता है ना। ये बातें स्पष्ट हो गई। तो आपके संस्कृत वर्णमाला से इतने प्रश्न बनेंगे। अब आगे टॉपिक आपकी जो होगी वो लकार पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? पहले आपको लकारों का ज्ञान कराएं, जब लकार का ज्ञान हो जाएगा तो कोई भी टॉपिक पढ़ाई जा सकती है, क्योंकि कुछ भी पढ़ेंगे तो हमेशा उसमें क्या आएंगे? क्रिया। कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो क्रिया का प्रयोग होगा ना। लिखना, पढ़ना, हंसना, बोलना, जागना, उठना, बैठना, ये सारी बातें तो आएंगी। और इनका ज्ञान हमको कहाँ से प्राप्त होता है? लकार से, है ना। क्योंकि धातु की संज्ञा क्या होती है? धातु की संज्ञा क्या होती है? क्रिया। जैसे पठ माने क्या होता है? पढ़ना। हंस माने, वध माने, गम माने, नृत्य माने, हंस माने, और पच माने पकाना। पच माने क्या होता है? पकाना हुआ करता है। ये जिह्वा मूल्य उपधमानीय का प्रयोग जो होता है केवल वेदों में होता है, यहाँ कहीं पर प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन उसको मान लिया गया है, वो चिन्ह वही होता है जी। बहुत विषम परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया था, कहीं पर किया नहीं जाता है। ये अर्ध स्वर का उच्चारण होता है ना। अर्ध विसर्ग का, स्वर का नहीं, आधे विसर्ग का उच्चारण मात्र होता है ना जी। आ गया, इसमें प्रयोग कर दिए, विशेष प्रयोग उसका कोई नहीं है, लेकिन जानना चाहिए। जैसे आपका हिंदी में है जो ये लग जाता है, कहते हैं आगत स्वर होता है, आगत व्यंजन होता है, आगत शब्द होता है ना। उसी प्रकार से ये भी है। जैसे हमारी हिंदी वर्णमाला में ये थोड़े है, इस आ का प्रयोग है हिंदी वर्णमाला में नहीं है ना। ये ऊपर जो लगा रहता है अंग्रेजी भाषा से बिलोंग करता है, जिसे डॉक्टर लिखते हैं, कॉमनवेल्थ लिखते हैं, उसी प्रकार से हमारी भी संस्कृत वर्णमाला में आ गया है। अर्ध विसर्ग का उच्चारण देता है, कोई विशेष मतलब उसका नहीं है, लेकिन जानना चाहिए कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 4। इतने आपको जानना है, और कोई मतलब नहीं है उससे, है ना। आज की सेवा समाप्ति पर है।